Let's let's talk about rolling budgets. ठीक है ना, रोलिंग बजट्स इट इज प्रिपेयर्ड फॉर 12 मंथ्स। ये 12 महीने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है ना। इट इज कंटिन्यूअसली अपडेटिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक पीरियड ऑनवर्ड्स। ठीक है ना, ये एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद जो है ना ये अपडेट होते रहते हैं फॉर द 12 मंथ्स। अब ये जो स्पेसिफिक पीरियड्स हैं ये डिपेंड करता है कंपनीज की पॉलिसीज के ऊपर के क्या वो क्वार्टर वाइज अपना बजट्स को रिवाइज करते हैं, मंथली वाइज करते हैं, या फिर 5 महीनों बाद करते हैं, 6 महीनों बाद करते हैं। ये डिपेंड करता है कि कंपनी के ऊपर के उसकी पॉलिसी क्या है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपने एक बजट बनाया है। इस बजट में आपने 4 क्वार्टर लिए हैं। ठीक है ना, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। आपने ये कहा है कि आपकी जो सेल्स होगी ना यहाँ पे वो कुछ इस तरीके से होगी कि Q1 की सेल्स 1000 होगी, फिर 1500 होगी, फिर 2000 होगी, फिर 2500 होगी। अब जो एक्चुअल में आपके पास रिजल्ट है ना Q1 का ओनली, वो आया है 1200। अब ये जो Q1 का जो आया है ना आपके पास रिजल्ट, अब इसी की बुनियाद के ऊपर आप अपने जो बजट है ना उसको रिवाइज कर दें फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। ठीक है ना, फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। ठीक है ना, अब Q2 से शुरू होगा, Q3, Q4 एंड नेक्स्ट वन इज Q1। ठीक है ना, वो कुछ इस तरीके से होगा। अब जो रोलिंग बजट बनेगा ना वो डिपेंड करेगा, बेस करेगा अपने एक्चुअल रिजल्ट्स के ऊपर। ठीक है ना, अब Q2 से स्टार्ट होगा वो। ठीक है ना, Q2 से Q3, Q4 एंड Q1 फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 12 मंथ्स के लिए तो हमने बनाना ही बनाना है इसको। तो जिसमें सबसे पहले हमारे पास 1200 ये आ जाएगा एक्चुअल रिजल्ट्स के हिसाब से। फिर आपने बताना होगा कि फिर जो भी होगा आपके पास, ठीक है ना, उस हिसाब से फिर आगे होता रहेगा। 1400 है, 1600 है, या फिर 2000 है। ये किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं ये तो हम फिर अपनी अगली क्लासेस में देखेंगे, लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं वो इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि रोलिंग बजट्स एक्चुअल में होते क्या हैं। ठीक है, हमारे इन क्लासेस में अपना फोकस थ्योरेटिकल टॉपिक्स के ऊपर है, ताकि हम जो कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस हैं इसमें अपनी राइटिंग स्किल्स को बेहतर कर सकें और अच्छा और एक वेल आंसर्ड जो है ना वो डेवलप कर सकें। ठीक है ना, तो आगे हम डिस्कस के ऊपर करते हैं कि इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, एडवांटेजेस ऑफ रोलिंग बजट। इसका जो सबसे पहला जो एडवांटेज है ना वो ये है कि ये एक्सटर्नल चेंजेस को जो है ना एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है ना, उसके ऊपर जो है ना रिस्पोंड कर रहा है। देखिए ना, क्योंकि आपके पास जिस तरह ही कोई एक्चुअल रिजल्ट्स आ जाते हैं तो उसके हिसाब से फिर नेक्स्ट जो है ना आप अपने जो है ना वो बजट को रिवाइज कर लेते हैं। तो ये एक्सटर्नल चेंजेस को यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। सेकंड वन, मोटिवेशन। ठीक है ना, एम्प्लॉय जो है ना बहुत ज्यादा मोटिवेट हो रहे हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो आपका बजट है वो मोर रियलिस्टिक होता जा रहा है। क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स को वो कंसीडर कर रहा है, मोर रियलिस्टिक बनता जा रहा है, एम्प्लॉयज के अंदर मोटिवेशन बढ़ती जा रही है क्योंकि वो आउटडेट नहीं हो रहा, कीप ऑन चेंजिंग के ऊपर है। कुछ ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका जो बजट है वो में भी अच्छा नहीं हो रहा या फिर अच्छा नहीं जा रहा। ठीक है ना, कोई इकोनॉमिकली डाउन ट्रॉम आ गया है जिसकी वजह से सेल आपकी नहीं बढ़ रही, कोड आ गया जिस तरीके से। तो जरूरी नहीं है कि जो आपके मैनेजर्स हैं वो उसी पुराने बेस के ऊपर चलें। तो वो उन उन फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे और उस हिसाब के साथ आगे चलेंगे, तो ये चीज अपना के एम्प्लॉयज को मोटिवेट रखती है। ठीक है, थर्ड वन हम बात कर सकते हैं कि इट रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी। ठीक है ना, अनसर्टेनिटी ड्यू टू इट्स शॉर्ट टर्म। ठीक है ना,
क्योंकि देखें ये सिर्फ 12 मंथ्स के लिए बनाए जाते हैं, इससे ज्यादा बजट नहीं बनाया जाता रोलिंग बजट। तो ये आपकी जो अनसर्टेनिटी है उसको रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि 12 महीने तक तो शायद आप कुछ न कुछ जो है ना उसकी फोरकास्टिंग अच्छे तरीके से कर सकें, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये के लिए जो आपकी अनसर्टेनिटी है उसको रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है ना। और ये ज्यादा से ज्यादा जो है ना आपके पास मोर रियलिस्टिक होता है, मोर अप टू डेट होता है। ठीक है ना। तो ये भी आप बात लिख सकते हैं। ठीक है। ये तो हो गया आपके एडवांटेजेस। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। ठीक है ना। वो आपके पास कौन से हो सकते हैं इसमें। सबसे पहले बात करते हैं डिसएडवांटेजेस में हमारे पास के ये बहुत ज्यादा जो है ना वो टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। ठीक है ना। क्योंकि देखें आप एक पहले आप 12 मेनू का बनाते हैं, फिर उसके बाद एक क्वार्टर के बाद फिर आपको रिवाइज करना पड़ता है 12 मेनू के लिए, फिर एक क्वार्टर के बाद फिर आपको टाइम कंज्यूम करना पड़ता है, फिर टाइम लगाना पड़ता है, फिर से बनाना पड़ता है, फिर से डिस्कशन करनी पड़ती है, एक्सटर्नल फैक्टर्स को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। ठीक है ना। तो टाइम कंज्यूमिंग है तो कॉस्टली भी होगी, जाहिर सी बात है, बार बार इसको बनाया जाता है तो फिर खर्चा भी उतना ही ज्यादा आएगा आपके पास। ठीक है ना। फिर आप लिख सकते हैं कि लेस कंट्रोल ऑन एक्चुअल रिजल्ट्स। ठीक है ना। जब आप लेस कंट्रोल ऑन एक्चुअल रिजल्ट्स। ठीक है ना। जब आप एक ही एक्टिविटी को बार बार कर रहे हैं, आपका ज्यादातर फोकस बजट्स बनाने में हो, तो आप एक्चुअल रिजल्ट्स को मे भी इग्नोर कर दें, तो उसके ऊपर आपका कंट्रोल बहुत कम हो जाए। ठीक है। क्योंकि आप बार बार आपके मैनेजर्स इसी चीज में इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है। इसके अलावा ये डीमोटिवेट कर भी कर सकता है आपके मोटिवेशन आपके एम्प्लॉयज की। क्यों। क्योंकि देखिए ना जब आप एक चीज बार बार बना रहे हैं, ठीक है ना, तो अब उनका टाइम ज्यादा से ज्यादा टाइम बजट्स बनाने में हो रहा है। तो तो जो एम्प्लॉयज आते हैं वो हर वक्त कहेंगे कि यार हमें हर वक्त तो हम बजट्स बनाने में लगे रहते हैं, हम अपना काम काम खुद तो नहीं कर सकते जो हमें करना चाहिए, जिसके ऊपर हमारा ज्यादा फोकस है, जिनकी बुनियाद के ऊपर हमें बोनसेस दिए जाते हैं। तो मे बी हम इसको ना अचीव कर सके, तो ये एक फैक्टर भी हो सकता है जो कि आपके एम्प्लॉयज को डीमोटिवेट कर सकता है। ठीक है ना। इसके अलावा इसका जो मोर फोकस होता है ना वो नंबर्स के ऊपर होता है। ठीक है ना। नंबर्स के ऊपर होता है। ठीक है ना। क्योंकि आप बजट्स है भी नंबर्स के ऊपर, कितनी सेल बढ़ानी है, इतने खर्चे कम करने हैं, एसेट के ऊपर इतना लगाना है, खर्चा इन्वेंट्री के ऊपर इतना लगाना है, आपके रिसीवेबल इस तरीके से होने चाहिए। तो ये सारा सब बजट्स में आ जाता है, जिसकी वजह से जो है ना आपका ज्यादा से ज्यादा फोकस नंबर्स के ऊपर आ जाता है। आप लॉन्ग टर्म फायदे के लिए नहीं सोचते कंपनी के बारे में। ठीक है ना। तो ये आपके पास रोलिंग बजट्स के एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस के बारे में भी हमने बात कर ली है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग के ऊपर। अब जो जीरो बेस्ड बजटिंग है ना, ये आपकी बनाई जाती है, इट इज मेड फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है। किस तरीके से। ठीक है ना। किस तरीके से आपके पास स्क्रैच से बनाए जाते हैं। देखें आपके पास हमने पहले जो भी पढ़े थे ना वो किसी न किसी बेस के ऊपर बनाए जा रहे हैं, या तो जो है ना हम उसको बनाते हैं पिछले रिजल्ट्स के साथ, या फिर हम जो है ना उसको तब्दील कर देते हैं, इस तरह रोलिंग पीरियड्स में हम कर रहे थे, लेकिन ये हमेशा स्क्रैच से बनाए जाएंगे। ठीक है ना। शुरू से ही बनाए जाएंगे, एक एक चीज को जस्टिफाई किया जाएगा। ठीक है ना। ईच कास्ट एलिमेंट्स शुड बी जस्टिफाइड। ठीक है ना। इसमें एक एक चीज जस्टिफाइड की जाती है। ठीक है ना। ये मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से जस्टिफाइड किया जाता है, क्या मतलब जस्टिफिकेशन का। कि कोई भी आपके पास एक कोई भी एक वो है ना आपके पास कोई भी एक्सपेंस आप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 1 लाख का खर्चा करना चाहते हैं, तो 1 लाख का खर्चा करने के लिए आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि मैं इसलिए खर्च करना चाहता हूँ कि इसकी इसकी वजह ये है, एक्स वाई जी रीजन कोई भी हो सकती है। ठीक है ना। अब मैं जो है ना पिछले साल से अब ये ज्यादा लेना चाहता हूँ अपना एक्सपेंस, तो उसकी क्या रीजन होगी, मैं क्यों लेना चाहता हूँ, तो सारी जस्टिफिकेशन मैनेजर्स को देनी पड़ती है इस सेंस में जब वो आप जीरो बेस्ड बजटिंग कर रहे हैं। ठीक है ना। इसकी ये जो है ना बेसिकली 4 स्टेजेस के ऊपर जो है ना इसका प्रोसेस होता है। सबसे पहले क्या होता है
सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप आइडेंटिफाई करते हैं एक्टिविटीज को, ठीक है ना, एंड जस्टिफाई करते हैं उनको, ठीक है ना। इसमें मैनेजर सबसे पहले किसी भी एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी जस्टिफिकेशन करते हैं, जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है ना। उसमें आप पहला स्टेप आपके पास ये होता है। दूसरा आपके पास रिसोर्स एलोकेशन का होता है, सॉरी, दूसरा आपके पास होता है डिसीजन मेकिंग, डिसीजन पैकेज आपके पास होता है। अब ये जो डिसीजन पैकेज होता है ना, ये दो किस्म का होता है। एक आपके पास बेस पैकेज होता है, ठीक है ना, और एक होता है आपके पास इंक्रीमेंटल पैकेज, ठीक है ना। अब इन दोनों में क्या फर्क है? जो आपके पास बेस पैकेज है ना और इंक्रीमेंटल पैकेज है, इस दोनों को मैं समझने के लिए आपको एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपकी कंपनी एक SAP ERP सिस्टम जो है ना वो लॉन्च करना चाहती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन की कॉस्ट होगी ना, ठीक है ना, कि आपने कुछ इस सॉफ्टवेयर के लाइसेंसेस लेने हैं, ठीक है ना, जो आप SAP की कंपनी से लेंगे, ठीक है ना, वो आपके पास कहलाएंगे, जो वो आपके पास एक बेस पैकेज कहलाएगा, क्योंकि आपने वो चीज इंप्लीमेंट करनी है, उसके लिए अपना खर्चा निकालना है, तो ये आपके पास एक बेस पैकेज हो गया। अब दूसरा पैकेज क्या हो सकता है आपके पास, जो SAP वाले आपको ऑफर करेंगे, वो आपके पास सपोर्ट भी होगी, ठीक है ना, कि आपके कोई टेक्निकल इश्यूज अगर आपके पास आ जाते हैं, ठीक है ना, तो उनको उनको इश्यू करने के लिए, उनको रिजॉल्व करने के लिए जो है ना, आप जो भी खर्चा करेंगे, ठीक है ना, तो वो आपके पास रिजॉल्व करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए जो आप एक टीम हायर करते हैं, ठीक है ना, SAP कंसल्टेंट को जो आप फीस देते हैं, ठीक है ना, वो आपके पास एक इंक्रीमेंटल पैकेज इसमें आ जाता है, ठीक है ना। तो इसमें आपके पास जरूरी नहीं है कि आप जो है ना सपोर्ट उनसे लें। क्या पता आपके अंदर, आपके ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है ना इतनी ज्यादा जो है ना एक एक्सपर्टीज पाई जाती है, जिसमें आपको ये टेक्निकल इश्यूज रिजॉल्व कर सकती है, देन यू डू नॉट नीड एनी टाइप ऑफ इंक्रीमेंटल पैकेज, ठीक है ना। यस, उसमें तो आपको पास जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने बिल्कुल कभी कोई SAP ERP कभी इस्तेमाल किया ही नहीं है, तो उस हिसाब से जो है ना आपको एक जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए जस्टिफिकेशन भी इसी तरीके से जरूरत होगी, तो उस हिसाब से आपके पास पैकेज बनेगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इंक्रीमेंटल पैकेज आ गया ठीक है ना। अब जब आपने पैकेज भी बना लिया कि आपको पैकेज कौन सा मिलेगा, इसके बाद फिर आपने रिसोर्स की लोकेशन करनी है, ठीक है ना। रिसोर्स आपने यूटिलाइज करना है, ठीक है ना, रिसोर्स, ठीक है ना, RESOURCE रिसोर्स आपने फिर उनको देने हैं, ठीक है ना। किस हिसाब से देने हैं, इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, आपका एक डिपार्टमेंट है सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है ना जी, और दूसरा आपके पास एक परचेज डिपार्टमेंट है, और फिर आपके पास एक डिपार्टमेंट है जिसको कहते हैं कैंटीन डिपार्टमेंट, ठीक है ना। अब बात ये है कि इसको चाहिए आपके 1000 का, ठीक है ना, इसको चाहिए टोटल 2000 का, और इसको चाहिए 3000 का, ठीक है ना। ये लोग आपके पास आ गए हैं। अब आप चाहते हैं कि जो है ना हम टोटल, अब इसका कितना खर्चा आएगा, ठीक है ना, टोटल आपके पास 6000 का आ रहा है, लेकिन आपकी जो वो है ना, टोटल आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, ये तीसरा जो ना रिसोर्सेज नहीं होगा, इसमें आप रैंकिंग करेंगे, ठीक है ना, ये रैंकिंग में आता है, ठीक है ना। रैंकिंग से मुराद ये है कि आपके पास जो है ना आप रैंकिंग करेंगे कि किस डिपार्टमेंट को कितना देना चाहिए, ठीक है ना, कि भाई इसको जो है ना ये रैंक 1 के ऊपर फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, इसको 2 प्रायोरिटी होनी चाहिए, इसको थर्ड प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये फिर बेस करता है कि किस एम्प्लॉय को के पास आपके पास रिसोर्सेस कितने हैं,
ठीक है ना। फिर उस हिसाब से आप जो है ना रिसोर्स एलोकेशन करते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, रिसोर्स एलोकेशन फॉर एग्जांपल आपके पास अब रैंकिंग कर दिया, एक को ये देना है, एक को ये देना है, एक को ये देना है, फिर उसके बाद आप रिसोर्स को एलोकेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास अब 5000 रुपीज हैं, ठीक है ना। 5000 में आपके पास टोटल रुपीज हैं, आपको चाहिए ये। तो हिसाब ये होगा कि ये तो जरूरी है बनाने के लिए, तो यहाँ से जो है ना 3000 यहाँ से आ जाएगा, फिर 2000 यहाँ से आएगा, ठीक है ना। तब आपके पास 5000 पूरा होगा। तो ये आप लास्ट में जाके उसकी रैंकिंग कर देते हैं, ठीक है ना। ये 4 स्टेप्स आपने ध्यान में रखने हैं, जो कि आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। ये आपके पास कोई न्यूमेरिकल एग्जांपल में तो नहीं आएंगे, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा इन सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। चले मैं लिख देता हूँ इसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग। अब उसका सबसे पहला जो एडवांटेज ये है कि इसमें आपके पास जो है ना लैक ऑफ बजटरी स्लैक्स का एलिमेंट होता है। क्यों? क्योंकि बजटरी स्लैक्स, जिस तरीके से मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया था कि बजटरी स्लैक्स से मुराद है कि जब मैनेजर खुद से कोई चीज बनाएंगे तो उसमें करेंगे ये कि कॉस्ट को ज्यादा से ज्यादा रखेंगे और रेवेन्यू को कम से कम रखेंगे, बजटरी स्लैक्स देंगे, ठीक है ना। जानबूझ के वो कोशिश करेंगे कि उनके रिजल्ट्स अच्छे आए, ठीक है ना। तो उसी से जिस तरीके से एक बच्चा होता है ना, जिसको कहेंगे यार तुम ना 10 रुपए लेके चले जाओ, तो वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो 50 लेके जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है ना। तो वो इस हिसाब से इसमें भी यही होता है कि मैनेजर्स क्या करते हैं, वो बजटरी स्लैक लेके जाते हैं, ठीक है ना। बजटरी स्लैक लेके आते हैं जब वो बजट्स बना रहे होते हैं। लेकिन जीरो बेस्ड बजटिंग में जो कि आपके पास जस्टिफिकेशन जरूरत होती है हर एक स्टेप के लिए, then it is very difficult for the managers to include the budgetary slacks because they have to justify their answers, ठीक है। एक तो ये भी हो सकता है। सेकेंडली हम कह सकते हैं इसमें आपके पास एक क्वेश्चनिंग माइंड होता है आपके पास, ठीक है ना। क्वेश्चनिंग माइंड होता है आपके मैनेजर्स के माइंड में, ठीक है ना। क्योंकि वो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हमने ये इस चीज़ को अगर इतना इस्तेमाल किया तो ये हमारे लिए सही होगा, इसकी जस्टिफिकेशन देने भी के लिए भी हमारे पास के लिए भी हमारे पास आसानी होगी, तो हम इसको अप्रूव करवा सकते हैं। तो इट विल ऑलवेज बी अ क्वेश्चनिंग माइंड। फिर इसके अलावा ये फॉलो करता है बॉटम अप अप्रोच को, ठीक है ना। अप्रोच को, जिसकी वजह से आपके जो एम्प्लॉयज है ना उन वो हमेशा मोटिवेट रहते हैं, ठीक है ना। जिस तरीके से हमने अपनी पिछली क्लासेस में देखा था कि बॉटम बॉटम अप्रोच उसमें वो होती है जिसमें आपके पास कौन नीचे से जो है ना आपके पास हर एक मैनेजर हर एक चीज का जिम्मेदार होता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से जो है ना एम्प्लॉयज मोटिवेट रहते हैं कि हमें भी पार्टिसिपेट किया जा रहा है बजट्स बनाने के लिए। तो ये भी एक आपके पास एडवांटेज लिख सकते हैं आप। इसके बाद आप कर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि रिस्पॉन्ड टू चेंजेस टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है ना। ये रिस्पॉन्ड भी करता है आपके पास, रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अगर कोई भी आपके पास चेंजेस आ जाएं तो ये क्विकली क्विकली जो है ना रिस्पॉन्ड करता है आपके पास, ठीक है ना।